डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने कैम्ब्रिज सिद्धांत तथा फिशर के सिद्धांत की तुलना की थी। प्रश्न ये उठता है कि इन दोनों में से कौन सा सिद्धांत अधिक श्रेष्ठ है। प्रस्तुत वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार कैम्ब्रिज सिद्धांत फिशर के सिद्धांत से अधिक श्रेष्ठ है। मुद्रा के परिमाण सिद्धांत की फिशर द्वारा दी हुई व्याख्या की तुलना में कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों द्वारा दी गई व्याख्या अगर हम देखें तो वह श्रेष्ठ एवं व्यवहारिक है और इसीलिए अर्थशास्त्रियों द्वारा भी यह श्रेष्ठ एवं व्यवहारिक मानी जाती है। कैम्ब्रिज समीकरण की श्रेष्ठता निम्नलिखित तथ्यों से स्पष्ट हो जाती है। पहली, अधिक यथार्थवादी या मोर रियलिस्टिक। फिशर का सिद्धांत मुद्रा की चलन गति पर आधारित होने के कारण ये एक यांत्रिक धारणा बन जाती है, परंतु वास्तविक जीवन यांत्रिक नहीं है। इसके विपरीत कैम्ब्रिज समीकरण में मुद्रा के बारे में इस मौलिक सत्य पर जोर दिया गया है कि उसका संचय होता है। इसमें तरलता पसंदगी पर अधिक बल देना चलन गति की अपेक्षा अधिक उपयुक्त है। चलन गति के बारे में कौन एम्फसाइज करता है? फिशर चलन गति पर जोर देता है और कैम्ब्रिज समीकरण तरलता पसंदगी पर, जो अधिक उपयुक्त दिखाई देता है। कैम्ब्रिज समीकरण उन उद्देश्यों पर आधारित है जो मुद्रा की मांग को निर्धारित करते हैं, जहां फिशर सिर्फ लेन देन के उद्देश्य को मानते हैं। कैम्ब्रिज समीकरण लेन देन व सुरक्षा दोनों उद्देश्यों को मानते हैं मुद्रा की मांग के लिए। यह उद्देश्य मनुष्य के व्यवहार तथा सामाजिक जीवन से संबंधित है, इसलिए कैम्ब्रिज समीकरण अधिक व्यवहारिक या अधिक वास्तविक माना जाता है। दूसरा बिंदु है कारण परिणाम संबंध, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। फिशर का समीकरण एक तरह से एक पक्षीय सिद्धांत है। फिशर का सिद्धांत मुद्रा की मात्रा तथा सामान्य कीमत स्तर के कारण परिणाम संबंध को स्पष्ट नहीं करता। दूसरी ओर कैम्ब्रिज सिद्धांत कारण और परिणाम की भली भांति व्याख्या करता है। मुद्रा को तरल रूप में रखने की इच्छा में परिवर्तन से ही कीमत स्तर में परिवर्तन आ जाता है, चाहे मुद्रा और साख की मात्रा यथावत ही रहे। सिर्फ इच्छा का महत्व है। यदि इच्छा में परिवर्तन होता है, तरल रूप से रखने की में तरलता पसंदगी बढ़ जाती है, तो उस स्थिति में लोग संचित रूप में भी यदि मुद्रा की मात्रा को रखते हैं तो उससे कीमत स्तर में परिवर्तन आ जाता है, चाहे मुद्रा या बैंक से जारी साख, इन दोनों की मात्रा यथावत ही क्यों न रहे। तीसरा बिंदु है तरलता पसंदगी या लिक्विडिटी प्रेफरेंस। कैम्ब्रिज सिद्धांत या नकद शेष समीकरण ने तरलता पसंदगी का विचार सबसे पहली बार दिया था और आगे चलकर यह विचार आय व रोजगार के निर्धारण के सिद्धांतों के निर्माण में में लिया गया और इस तरह से समष्टि अर्थशास्त्र के विस्तार में इसने योगदान दिया, इसके विकास में इसने योगदान दिया। दूसरी ओर नीतियाँ निर्धारण में भी इसका महत्व है। अर्थतंत्र के नियंत्रण, जैसे कीमत स्तर में नियंत्रण के लिए मौद्रिक नीतियाँ सरकारें अपनाती हैं। इनको विकसित करने में तरलता पसंदगी की जो अवधारणा है, जो कैम्ब्रिज अर्थशास्त्र द्वारा दी गई थी, वह काफ़ी सहायक सिद्ध हुई है। चौथा बिंदु है मनोवैज्ञानिक घटकों पर बल, एम्फेसिस ऑन साइकोलॉजिकल फैक्टर्स।
कैम्ब्रिज सिद्धांत को यह कारण भी फिशर के सिद्धांत से श्रेष्ठ बनाता है। जहाँ फिशर ने मुद्रा की मांग को प्रभावित करने वाले उत्पादन की तकनीकी एवं संस्थागत घटकों पर ही बल दिया था, वहाँ कैम्ब्रिज समीकरण में मनोवैज्ञानिक घटकों को अधिक प्रधानता दी। इस तरह से उसमें तकनीक और संस्थाएं महत्वपूर्ण रही हैं और इसमें मनुष्य का मनोविज्ञान महत्वपूर्ण रहा है, और वही वास्तव में आर्थिक क्रियाओं का मुख्य आधार है। तकनीकी एवं संस्थागत घटक सैद्धांतिक महत्व रख सकते हैं, परंतु रियलिटी में या वास्तविकता में या व्यवहारिकता में आर्थिक क्रियाओं का मुख्य आधार मनोवैज्ञानिक घटक ही हैं, जिसमें लिक्विडिटी प्रेफरेंस या तरलता पसंदगी हमने देखा, मुद्रा के मांग के उद्देश्यों को हमने देखा। 5वां बिंदु है अल्पकालीन। कैम्ब्रिज का सिद्धांत जो है वो अल्पकालीन सिद्धांत है, जबकि फिशर का सिद्धांत दीर्घकालीन विश्लेषण है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि फिशर का सिद्धांत समयावधि या पीरियड ऑफ टाइम से संबंध रखता है। समयावधि हमेशा बड़ी होती है, कुछ उसमें अंतराल होता है, पीरियड ऑफ टाइम होता है, और इस प्रकार यह एक दीर्घकालीन विश्लेषण है और इसलिए ये व्यवहारिक भी नहीं है, अव्यवहारिक है। इसको हम और अच्छी तरह इस तरह समझ सकते हैं यदि हम कैम्ब्रिज सिद्धांत को देखें। कैम्ब्रिज सिद्धांत समय बिंदु से संबद्ध है, पॉइंट ऑफ टाइम वर्तमान स्थिति बताता है, और वह अधिक व्यवहारिक है, अधिक यूज़फुल है, अधिक उपयोगी है, अधिक वास्तविक है। तो इस तरह कैम्ब्रिज सिद्धांत जो है वो एक अल्पकालीन विश्लेषण है जो ज़्यादा व्यवहारिक एवं उपयोगी है। दीर्घकाल हमारे जीवन में तात्कालिक उपयोग व महत्व नहीं रखता है, अल्पकाल उससे अधिक महत्व रखता है तात्कालिक रूप से या वर्तमान में, तथा इसका महत्व इसलिए अधिक है। इस प्रकार कैम्ब्रिज सिद्धांत फिशर के सिद्धांत से श्रेष्ठ दिखाई देता है। 6वां बिंदु है सरल गणना या सिंपल कैलकुलेशन। प्रमुख अर्थशास्त्री कुरिहारा के अनुसार कैम्ब्रिज समीकरण में के तथा आर की गणना, नकद शेष का अनुपात के तथा वास्तविक आय आर की गणना फिशर के समीकरण में वी और टी की तुलना में सरल है, क्योंकि यह बताना अधिक सरल है कि लोग नकदी के रूप में कितनी मुद्रा अपने पास रखते हैं, अर्थात के को बताना सरल है, जबकि वी टी की गणना बहुत मुश्किल है। मुद्रा की चलन गति क्या रही, कितनी बार एक हाथ से दूसरे हाथ में गई, कितने सौदे किए गए, ट्रांजैक्शंस, इनकी गणना बहुत मुश्किल है। दूसरे शब्दों में लोगों द्वारा विभिन्न प्रकार के सौदों के लिए कितनी मुद्रा व्यय की जाती है यह पता लगाना मुश्किल है, और इसकी अपेक्षा यह पता लगाना सरल है कि वे कितनी मुद्रा संचित रखते हैं। इस प्रकार से कैम्ब्रिज समीकरण की गणना सरल है और अधिक काम में लिया जाता है। 7वां है व्यापार चक्र का स्पष्टीकरण, एक्सप्लेनेशन ऑफ ट्रेड साइकिल्स। फिशर का समीकरण की जो व्याख्या है वो व्यापार चक्रों की व्याख्या नहीं करता, जबकि कैम्ब्रिज समीकरण नकद रूप में मुद्रा रखने की प्रवृत्ति पर आधारित है, जिसका प्रभाव वस्तुओं की कीमतों में होने वाले चक्रीय परिवर्तनों पर पड़ता है। के में परिवर्तन या कितनी मात्रा के अनुपात में नकदी रखी जा रही है, उसमें परिवर्तन होने के कारण कीमतों में चक्रीय परिवर्तन होते हैं। अब ये चक्रीय परिवर्तन क्या होते हैं? चक्रीय परिवर्तन का तात्पर्य है कि कीमतों का बढ़ना, फिर घटना, और फिर वापस से बढ़ना और फिर घटना, इस तरह से एक चक्र चलता रहता है। इसमें परिवर्तन का कारण क्या होता है? तरलता, पसंदगी, या लोगों के पास
तरल रूप में मुद्रा को संचित करके रखना, जो के ऊपर निर्भर करती है या के से मापी जाती है। अब इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक तो मंदी काल होता है और एक तेजी काल होता है। तो मंदी काल किसे कहते हैं? मंदी काल में कीमतों की स्थिति क्या होती है? मंदी काल में कीमत स्तर में कमी आती है। अब इसका कारण क्या होता है? क्या इसका कारण मुद्रा की मात्रा में वृद्धि ही है या कुछ और भी है? इसका कारण है तरलता पसंदगी। तो मंदी काल में क्या होता है? लोगों में द्रव्य की तरलता पसंदगी में वृद्धि हो जाती है, जिससे मुद्रा की मांग बढ़ जाती है, अतः उसका मूल्य भी बढ़ जाता है या क्रय शक्ति बढ़ जाती है और कीमत स्तर में कमी आती है, क्योंकि मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर में विपरीत संबंध होता है। इसलिए कीमत स्तर में कमी आ जाती है, चाहे सरकार मुद्रा की मात्रा कितनी ही क्यों ना बढ़ा दे। इसके अलावा तेजी जो स्थिति होती है उसमें मुद्रास्फीति होती है। तेजी का मतलब ये कीमतों का तेज़ी से बढ़ना, या मुद्रास्फीति मतलब कीमतों का तेज़ी से लगातार बढ़ना। तो तेजी या मुद्रास्फीति के समय तरलता पसंदगी कम हो जाती है, अतः मुद्रा की मांग कम होने से उसका मूल्य कम हो जाता है और मूल्य तथा कीमत स्तर में विपरीत संबंध होता है। इसलिए कीमत स्तर या मूल्य स्तर बढ़ जाता है और मुद्रा की मात्रा का इस पर उतना प्रभाव नहीं पड़ता। मुद्रा की मात्रा यथावत रहे तो भी मूल्य स्तर बढ़ जाता है। इस प्रकार कैम्ब्रिज सिद्धांत जिस तरह से व्यापार चक्रों को समझाता है, तेजी और मंदी की अवस्था में कीमत स्तर व मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन को समझाता है, वह इसे फिशर के समीकरण से श्रेष्ठ बनाता है। 8वां बिंदु है मुद्रा के मूल्य का राष्ट्रीय आय से संबंध, रिलेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड वैल्यू ऑफ मनी। नकद शेष समीकरण की श्रेष्ठता का एक कारण यह भी है कि यह मुद्रा के मूल्य को राष्ट्रीय आय से संबंधित करता है। राष्ट्रीय आय ही नकद कोष के लिए मुद्रा की मांग का निर्धारक तत्व है। आय से संबंधित होने के कारण यह सिद्धांत मुद्रा के मूल्य निर्धारण के सिद्धांत के अधिक निकट है। अगला बिंदु है अधिक उपयोगी। फिशर का सिद्धांत जितना उपयोगी वास्तविकता में है, उससे अधिक उपयोगी है कैम्ब्रिज का सिद्धांत। इसका क्या कारण है? इसका कारण है फिशर की कीमत या प्राइस या पी जो है वो क्रय विक्रय समाप्त होने के बाद का चित्र प्रस्तुत करती है, क्योंकि ये सौदों की बात करते हैं, सौदा दृष्टिकोण है ये। इसके अंतर्गत क्रय विक्रय या सौदे समाप्त होने के बाद जो कीमत होती है वह शामिल की गई है, जिसे हम कहते हैं ट्रांजैक्शन एक्स पोस्ट, या ट्रांजैक्शन के बाद या सौदों के बाद का चित्र प्रस्तुत करना। जबकि कैम्ब्रिज समीकरण में कीमत क्रय विक्रय से पूर्व की कीमत है, ट्रांजैक्शन एक्स एंटी का चित्र प्रस्तुत करती है। लोग संचित जब करके रख रहे हैं उस समय कीमत पर उसका जो प्रभाव हो रहा है, चाहे क्रय विक्रय अभी नहीं किए गए हों, तभी कैम्ब्रिज सिद्धांत यह बता देता है कि कीमत किस प्रकार से परिवर्तित होगी। इस प्रकार यह अधिक उपयोगी है और प्राप्तकर्ता को यह आय के प्राप्तकर्ता को ये ज्ञात हो जाता है कि उसकी मुद्रा क्या और कितना खरीद सकती है, क्योंकि मुद्रा का मूल्य पता चल जाता है। 10वां है व्यष्टिगत तत्वों पर आधारित। अंत में जो बिंदु हम ले रहे हैं कैम्ब्रिज समीकरण की श्रेष्ठता का, वो है कि कैम्ब्रिज समीकरण न सिर्फ समष्टिगत तत्वों को शामिल करता है, बल्कि वो व्यष्टिगत तत्वों को भी शामिल करता है, या बेस्ड ऑन माइक्रो फैक्टर्स। कैम्ब्रिज समीकरण की श्रेष्ठता का एक और कारण यह भी है कि यह विचारधारा व्यक्तिगत तत्व अर्थात व्यक्तिगत निर्णय तथा व्यवहारों पर आधारित है।
इसके विपरीत फिशर के समीकरण की आलोचना इसलिए की गई है कि यह विचारधारा केवल समष्टि तत्वों के बीच संबंध स्थापित करती है। तरलता पसंदगी जो है वो एक व्यक्ति के लिए अलग होता है, दूसरे व्यक्ति के लिए अलग होता है। तो इस प्रकार व्यक्तिगत निर्णय इसको प्रभावित करता है। मनुष्य की नकदी रखने की इच्छा एक व्यक्तिगत निर्णय है और ये व्यक्तिगत व्यवहार का कारण बनता है। इस प्रकार व्यष्टिगत या व्यक्तिगत तत्वों को नेग्लेक्ट करके सिद्धांत नहीं बनाया जा सकता और यही कैम्ब्रिज समीकरण की श्रेष्ठता का कारण है कि यह व्यष्टिगत तत्वों को भी अपने सिद्धांत में शामिल करता है। इस प्रकार हमने देखा कि किस तरह से कैम्ब्रिज सिद्धांत फिशर के सिद्धांत से श्रेष्ठ सिद्धांत है। परंतु हाँ, फिशर की व्याख्या कैम्ब्रिज व्याख्या से भी श्रेष्ठ है। और किस रूप में मानी जा सकती है श्रेष्ठ? कि फिशर के समीकरण के समस्त घटक m, v, मुद्रा की मात्रा, मुद्रा की चलन गति, m-v' अर्थात साख मुद्रा की मात्रा, साख मुद्रा की चलन गति, t सौदों की मात्रा तथा p कीमत स्तर सांख्यिकीय ढंग से मापनीय होने से परिमाणात्मक अनुसंधान के लिए अधिक उपयोगी हैं। जबकि कैम्ब्रिज समीकरण किस पर निर्भर करता है? तरलता पसंदगी पर या मनोविज्ञान पर या व्यक्तिगत निर्णयों के ऊपर, जिनको मापा नहीं जा सकता और इसलिए परिमाणात्मक अनुसंधान नहीं किया जा सकता, यह संभव नहीं है। तो इस दृष्टि से ज़रूर फिशर की व्याख्या कैम्ब्रिज की व्याख्या से श्रेष्ठ मानी जा सकती है। परंतु व्यवहार में यदि काम में लिया जाए, अनुसंधान की बात न करें हम और व्यवहार की बात करें, व्यवहारिक वर्तमान की उपयोगिता की बात करें, तो उस दृष्टि से निस्संदेह कैम्ब्रिज सिद्धांत फिशर के सिद्धांत से श्रेष्ठ है। धन्यवाद।